बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं स्वरूप सिंह। प्रबंध के परिचय और उसके विशेषताएं और महत्व को समझने के बाद आज हम प्रबंध की प्रकृति को समझेंगे। प्रबंध को अलग अलग रूप में देखा जा सकता है। प्रबंध का स्वभाव अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रतिपादित हुआ है। प्रबंध को अलग अलग रूप में देखा जा सकता है। इसको हम 4 बिंदुओं से समझने का प्रयास करेंगे। प्रबंध बहुविद्या के रूप में, प्रबंध विज्ञान एवं कला के रूप में, प्रबंध पेशे के रूप में, प्रबंध सार्वभौमिक एक प्रक्रिया है इस रूप में। 4 प्रकार के रूप में प्रबंध की प्रकृति चलती है। प्रथम हम प्रबंध बहुविद्या के रूप में। विद्यार्थियों गौर करें, यहाँ बहुविद्या का तात्पर्य है कि एक स्वतंत्र ज्ञान से है, एक स्वतंत्र ज्ञान जो स्वतंत्र विद्या के साथ उभरता है। हर क्षेत्र में निपुण होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती ही है। ज्ञान की प्रत्येक शाखा जो स्वतंत्र होती है उसे ही विधा कहा जाता है। अतः आज प्रबंध हर विधा के रूप में उभर रहा है। प्रबंध एक स्वतंत्र विधा है जो बहुविद्या के रूप में है। यानी प्रबंध का क्षेत्र, प्रबंध हर एक शास्त्र से लिया गया एक आकलन है। उसी आकलन पर, उसी निष्कर्ष के अनुसार हम विभिन्न प्रकार की उनसे सामग्री लेकर प्रबंध को हमने अपनाया और प्रबंध को अपनाकर प्रबंधक ने उन विशेष सामग्रियों से अपने आप को निपुण बनाया। उस विभिन्न विषयों में इसके मापदंड है और सिद्धांत है। अतः आज के युग में बहुविद्या के रूप में ये उभर रहा है। इसके जो मापदंड, इसके सिद्धांत हर एक विषय में उभर कर सामने आ रहे हैं। अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र के रूप में, अर्थशास्त्र ने हमें यानी कि प्रबंध को क्या दिया? निर्णय की प्रक्रिया दी, संसाधन का आवंटन दिया, संसाधनों का समुचित उपयोग दिया, सिद्धांत दिए। विद्यार्थी गौर करें, निर्णय की प्रक्रिया। अर्थशास्त्र की अगर हम बात कहें तो वास्तव में अर्थ का अर्थात यहाँ धन से है। आज देश की अर्थव्यवस्था, वो भी अर्थव्यवस्था के अनुसार ही देश चल रहा है। मैं सिंपल सा एक उदाहरण दूं कि एक व्यक्ति है जो एक महीने के 10,000 रुपये कमा रहा है। उसे किस प्रकार निर्णय लेना है कि इस 10,000 को मेरे घर के संचालन भी करना है, बच्चों की फीस भी भरनी है। ये सब एक अर्थव्यवस्था होती है और इसमें प्रबंध की भूमिका निर्धारित रहती है। इसी आधार पर निर्णय की प्रक्रिया, संसाधनों का आवंटन किस प्रकार किया जाए, विभिन्न प्रकार के जो रिसोर्स है उसको किस प्रकार किस भागों में बांटा जाए, संसाधनों का समुचित उपयोग किस प्रकार हो, ये सब अर्थशास्त्र से ही प्रबंध को मिले। राजनीति शास्त्र में अगर हम बात करें तो संगठन संरचना मिली, संगठन को एक संरचना मिली, एक स्ट्रक्चर मिला। संगठन के सिद्धांत, संगठन को सिद्धांत मिले और नौकरशाही पद्धति जो किसी कार्य की और कार्य प्रणाली के रूप में कार्य किए जाते हैं, नौकरशाही जिसे अंग्रेजी में ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, ये राजनीतिक शास्त्र में मिले। समाज शास्त्र की अगर बात करें तो समूह की अवधारणा, व्यक्तियों का एक समूह जो समाज के अंदर रहता है उसे ही समाज की अवधारणा में समूह शास्त्र के रूप में लिया गया। वो कार्य प्रणाली जो समझने में योगदान दे, वो सब समाज शास्त्र से लिए गए। मानव शास्त्र, मानव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नैतिकता का विशेष ध्यान दिया जाता है। नैतिक मूल्य मानव में होने जरूरी है और व्यावसायिक नैतिकता भी होनी जरूरी है। एक व्यापारी अपने नैतिकता पर, अपने व्यवहार से विभिन्न प्रकार के ग्राहकों को अपने से जोड़ लेता है। ये सब नैतिकता के मूल्य हैं, इसे इथिक्स कहा जाता है। प्रबंध शास्त्र ने सभी शास्त्रों की विभिन्न सामग्रियों का एकीकरण किया, सभी शास्त्रों में से कुछ ना कुछ लिया, उस एकीकरण के प्रावधान के अनुसार उनको प्रयोग में लिया और प्रबंधकों को ये सब एकीकरण सामग्री प्राप्त उपलब्ध करवाई और प्रबंधक इसमें निपुण हुए और प्रबंध शास्त्र की भूमिका हर शास्त्र में रही। इसलिए ही प्रबंध को बहुविद्या के रूप में जाना जा रहा है। विद्यार्थियों, तो प्रबंध को हम अलग अलग रूप में देख रहे थे, उसमें प्रबंध को बहुविद्या के रूप में हमने समझा। अब इसको प्रबंध विज्ञान एवं कला या ये दोनों, इसको समझने का प्रयास करेंगे। प्रबंध विज्ञान है या प्रबंध कला है या प्रबंध, ये दोनों ही है। इसको अलग अलग रूप में हम समझेंगे। प्रबंध विज्ञान एवं कला के रूप में पहले हम विद्यार्थियों प्रबंध विज्ञान के रूप में समझते हैं। कला अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने और निपुण बनाती हैं ताकि उनके अनुसार कार्य किया जावे। इसी आधार पर विज्ञान योजनाओं का निर्माण करती है। विद्यार्थियों गौर करें, विज्ञान यहाँ योजनाओं का निर्माण कर रही है, फिर प्रशिक्षण देती है, तत्पश्चात
परिणामों का आकलन करती है। पहले योजनाएं बनती है, फिर उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, तत्पश्चात परिणामों का आकलन किया जाता है। विद्यार्थियों, जैसे कि अगर मैं बात कहूँ, अगर मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो मैं पहले अपनी प्लानिंग करता हूँ कि मुझे बीकॉम करनी है या फिर कॉमर्स का विषय लेना है। फिर मैं उस प्रशिक्षण, उस ट्रेनिंग के अनुसार सीए की तैयारी करता हूँ। फिर मैं अपने परिणाम और लक्ष्यों की ओर बढ़कर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता हूँ। तो ये एक विज्ञान है और विज्ञान का पूरे नियमों और सिद्धांतों का आकलन किया जाता है। विज्ञान का एक क्रमबद्ध अध्ययन होता है। विद्यार्थियों, अगर मैं बात कहूँ शरीर को लेकर, परमाणु, परमाणु से अणु, अणु से कोशिकांग, कोशिकांग से कोशिकाएं और फिर शरीर के निर्माण होता है। यानी विज्ञान एक क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में चलती है। जॉर्ज आर टेरी एक प्रबंध शास्त्री हुए जिन्होंने कहा, विज्ञान किसी भी विशेष उद्देश्य अथवा अध्ययन का सामान्य सत्यों के संदर्भ पर और संग्रहित तथा स्वीकृत व्यवस्थित ज्ञान है। विद्यार्थी गौर करें, विज्ञान किसी भी विशेष उद्देश्य अथवा अध्ययन का सामान्य सत्यों, यानी कि बिल्कुल यहाँ सत्यता की ओर बात की जा रही है, संदर्भ में संग्रहित तथा स्वीकृत और व्यवस्थित ज्ञान है। विद्यार्थियों, इसमें क्रमबद्धता रहती है, इसमें सत्यता रहती है। ये एक स्वीकृत व्यवस्थित ज्ञान है। इसको हम जानने के लिए निम्न विशेषताओं से प्रबंध की भूमिका विज्ञान में समझते हैं। प्रबंध की भूमिका विज्ञान में कैसे है, हम कुछ विशेषताओं से समझेंगे। विद्यार्थियों गौर करें, विज्ञान सिद्धांतों एवं नियमों का समूह प्रदान करता है। विज्ञान सिद्धांत नियमों का समूह प्रदान करता है जिन्हें सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकता है। ये हमें नियम देता है, सिद्धांत देता है जिन्हें हम सार्वभौमिक रूप से लागू कर सकते हैं। सिद्धांत प्रयोगों के आधार पर प्रतिपादित किए जाते हैं। कोई भी सिद्धांत जो बनाए गए हैं उसका पहले प्रयोग होगा, उसके बाद ही इन्हें यूज़ किया जाएगा, उपयोग में लिया जाएगा। अतः ये सत्यों और तथ्यों पर आधारित होते हैं। विद्यार्थियों गौर करें, विज्ञान अपने आप में एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है। ये जो अपन प्रयोग करते हैं उन्हें पहले सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है और फिर उस प्रयोगों को नियमों के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है। अतः ये सत्य और तथ्यों पर आधारित होते हैं। विद्यार्थियों आगे, सिद्धांत का उपयोग समस्या और समस्याओं का निवारण करना है। जो हमने सिद्धांत उपयोग में लिए हैं वो समस्याओं के निवारण करने हेतु है। विद्यार्थियों, निष्कर्ष रूप से देखा जाए तो सार्वभौमिकता यथार्थ का अभाव है, या सार्वभौमिकता प्रबंध की विज्ञान के ऊपर नहीं रहती है, या यथार्थ का अभाव है, क्योंकि प्रबंध के सिद्धांत तो परिवर्तनीय है, परिस्थितिजन्य है, परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। इसलिए प्रबंध को शुद्ध श्रेणी के विज्ञान में तो नहीं रखा जाकर एक यथार्थ श्रेणी में हम रख सकते हैं। तो अगर निष्कर्ष के रूप में अगर मैं बात करूं तो प्रबंध में विज्ञान का समावेश तो है, मगर उसको शुद्ध श्रेणी में ना रखकर यथार्थ श्रेणी में रखा जा सकता है, क्योंकि प्रबंध में जो कुछ परिस्थितियों के अनुसार प्रबंध बदलता है, मगर विज्ञान एक क्रमबद्ध अध्ययन है, नियमों और सिद्धांतों की इसमें उपयोगिता रहती है। विद्यार्थियों गौर करें, अब हम प्रबंध विज्ञान के रूप में पढ़ चुके हैं, तो अब हम प्रबंध कला के रूप में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों गौर करें, कला क्या है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था, दूसरों से कार्य करवाना, यानी कि अपने अनुसार दूसरा कार्य करे, ये ही कला है। जिस प्रकार विज्ञान नियमों और सिद्धांतों पर चलती है, अतः कला व्यवहार अभ्यास पर आधारित होती है। एक अभ्यास कर एक व्यक्ति निपुण हो सकता है। अपने माध्यम से, इन कला और व्यवहार के माध्यम से उचित परिणामों को प्राप्त कर सकता है। मैं अगर बात कहूँ तो आप जानने का प्रयास करें कि एक व्यक्ति अगर वो विकलांग है, मगर वो निरंतर अभ्यास कर अपनी निरंतर अभ्यासता के साथ वो एक अच्छा डांस का कलाकार बन सकता है, और एक दुकानदार अपने व्यवहार से विभिन्न प्रकार के लोगों को जोड़ सकता है। ये कला ही है। टेरी करके प्रबंध शास्त्री हुए जिन्होंने चातुर्य के प्रयोग से संभावित परिणाम प्राप्त करना कला बताया। अपने चातुर्यता से, अपने ज्ञान से संभावित परिणाम प्राप्त करना, जो भी परिणाम उन्हें चाहिए उन्हें उन तक पहुंचना, एक कला का रूप बताया। चातुर्य के प्रयोग से संभावित परिणाम प्राप्त करना कला बताया टेरी के अनुसार। गौर करें विद्यार्थियों, यहाँ टेरी टोरे नहीं मार रहे हैं, मगर बता रहे हैं कि चातुर्य के प्रयोग से संभावित जो भी परिणाम है उन्हें प्राप्त करना ही कला है। विद्यार्थियों, अब कला को खुद को एक बार समझेंगे, वास्तव में कला क्या है, कला की विशेषताओं से कलाओं को समझने का प्रयास करेंगे। कला चाहे गए परिणामों को प्राप्त करने की विधि है। जो आप परिणाम चाहते हो वो उसकी एक विधि है, आपकी तकनीक है। आप किस प्रकार से, किस योजना के आधार पर आप अपने परिणामों को चाह रहे हो, उसकी एक विधि है।
जो इच्छित परिणामों की प्राप्ति व्यक्तिगत चातुर्य एक ज्ञान तथा उनके प्रयोग पर निर्भर करती है। जो आपको परिणाम चाहिए उसकी प्राप्ति आपके जो व्यक्तिगत चातुर्य है, आपका जो पर्सनली आपका जो ज्ञान है, आपकी बुद्धि लब्धि है, उसके प्रयोग पर निर्भर करती है। आप किस प्रकार प्रयोग कर उस तक पहुंच पाते हो, आपके परिणामों तक। कला एक व्यवहारिक है, एक अभ्यास है, पक्ष से संबंधित होती है, जिसके कारण निरंतरता अभ्यास से किसी को करने की दक्षता प्राप्त की जा सकती है। विद्यार्थियों, एक निरंतर अभ्यास करने से व्यक्ति अपनी सफलता को प्राप्त कर ही लेता है। अगर हम एक बार परीक्षा में असफल हो जाए, बार बार निरंतर अभ्यास कर लेते हैं तो वो चीज़ हमें कंठस्थ हो जाती है और हम हमारे परिणामों को प्राप्त कर लेते हैं और उसी कक्षा के अंदर हम प्रथम स्थान में भी आ सकते हैं। गौर करें विद्यार्थियों, कला की विशेषताओं को समझने के बाद प्रबंध में कला की क्या विशेषता है। कला की विशेषताओं को तो हमने समझा, अब प्रबंध में कला की क्या विशेषता है, प्रबंध में कला किस प्रकार भूमिका निभाएगी। गौर करें विद्यार्थियों, प्रबंध अन्य कलाओं जैसे कोई विभिन्न प्रकार की कलाएं होती है, जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकारी आदि के भांति गुणों पर आधारित है। तो प्रबंध दूसरी जो कलाएं होती है उसके आधारित प्रबंध भी कलाओं के भांति आधारित है, जैसे कि संगीत की कला है, नृत्य कला है, चित्रकारी कला है आदि। दूसरी कलाओं के अनुसार प्रबंध में लगातार अभ्यास दक्षता की प्राप्त की जा सकती है। जिस प्रकार हम संगीत का बार बार अभ्यास कर संगीतकार बन जाते हैं, नृत्य का बार बार अभ्यास कर नृत्यकार बन जाते हैं, उसी प्रकार दूसरी कलाओं के भांति प्रबंध में भी लगातार अभ्यास के दौरान हम दक्षता प्राप्त कर लेते हैं, वो एफिशिएंसी हमें आ जाती है और हम एक सुप्रबंध करने के योग्य बन जाते हैं। प्रबंध में सृजनात्मकता प्राप्त की जा सकती है। विद्यार्थियों, एक क्रिएटिविटी लाना, जैसे अपना एक संगठन चल रहा है और हम उसमें प्रबंधक है तो हम विभिन्न प्रकार की क्रिएटिविटी लाकर, जुगाड़ जिसे कह सकते हैं, विभिन्न प्रकार की ऐसी ऐसी योजनाओं का निर्माण कर अपने कर्मचारियों में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, उन कर्मचारियों में बढ़ोतरी कर सकते हैं, उनके व्यवहार में कुशलता ला सकते हैं। ये एक सफल प्रबंधक का काम होता है और वो सफल प्रबंधक इन सब सृजनात्मक क्रियाओं से ही कार्य को सोपान देता है। इसलिए अंतिम रूप से हम कह सकते हैं कि प्रबंध को कला के रूप में रखा जा सकता है। सही मायने से देखा जाए तो प्रबंध का प्रारंभ कला के रूप में ही हुआ था। विद्यार्थियों गौर करें, सही रूप में देखा जाए तो प्रबंध का प्रारंभ कला के रूप में ही हुआ था। वैज्ञानिक पद्धतियों के में ये तो बाद में आया, यानी कि विज्ञान की दृष्टि में तो इसे बाद में जाना गया, सही रूप से ये कला के रूप में ही था। विद्यार्थी गौर करें। अब हम विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, विज्ञान और कला के रूप में प्रबंध कैसे हैं इसको हम तुलनात्मक रूप में देखते हैं। विज्ञान में क्या क्या होता है और कला के रूप में क्या क्या होता है। प्रबंध विज्ञान के रूप में, प्रबंध कला के रूप में। गौर करें विद्यार्थियों, प्रबंध अगर विज्ञान के रूप में है तो आपको ज्ञान होना आवश्यक है, ज्ञान के आधार पर ही आप दक्षता प्राप्त कर सकते हो। विद्यार्थियों गौर करें, प्रबंध कला के रूप में है तो आप अभ्यास के आधार पर दक्षता प्राप्त कर सकते हो। यहाँ ज्ञान की इतनी महत्वपूर्णता नहीं बताई है, अभ्यास कर करके व्यक्ति दक्षता प्राप्त कर ही लेता है। विद्यार्थियों, इसमें इतनी बुद्धि लब्धि की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आदमी निरंतर अभ्यास करेगा तो सफलता उसे प्राप्त हो जाएगी, मगर विज्ञान के रूप में ज्ञान होना जरूरी है। अगर आप एक प्रयोग कर रहे हो तो आपको ज्ञान, आपको नियम, उन सिद्धांतों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप सपोज क्रिकेट खेलते हो और क्रिकेट में बार बार अभ्यास कर उसमें इतना ज्ञान की जरूरत नहीं होती, अभ्यास कर करके आप एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हो, तो ये एक कला है। ये सिद्धांत के रूप में चलता है, सिद्धांत इसमें बनाए जाते हैं। विद्यार्थियों गौर करें, विज्ञान में सिद्धांत बनाए जाते हैं, बल्कि प्रबंध में कला के रूप में सिद्धांतों को बनाए गए हैं जो उनका प्रयोग किया जाता है। जो सिद्धांत बनाए गए हैं उनका प्रयोग किया जाता है। ये समस्याओं और कठिनाइयों को परिभाषित करते हैं, मगर ये समस्याओं की व्याख्या करते हैं। प्रबंध कला के रूप में व्याख्या की जाती है। ये वैज्ञानिक प्रतिरूप के आधार पर निर्णय लेता है। वैज्ञानिक प्रतिरूप के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। इसके अंदर अंतर्ज्ञान, जो एक मन का ज्ञान होता है, एक अनुभव के आधार पर डिसीजन लिया जाता है। किसी ने सच ही कहा था कि अगर अनुभव लेना है तो बुजुर्गों के पास जाओ। बुजुर्गों के पास विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं। विद्यार्थियों, अनुभव कभी भी खरीदे नहीं जा सकते, अनुभव समय के साथ ही मिलते हैं, इसलिए ये अंतर्ज्ञान अनुभव के आधार पर होते हैं। विद्यार्थियों गौर करना, प्रबंध इस बेस पर हमने पढ़ा। प्रबंध विज्ञान, कई दृष्टि में हमने देखा कि प्रबंध विज्ञान संपूर्ण रूप से नहीं हो सकता है और प्रबंध कला तो पहले से ही था, तो प्रबंध विज्ञान भी है, कला भी है। इसको हमने समझने का
प्रयास किया। आगे की ओर हम बढ़ते हैं प्रबंध पेशे के रूप में। इसकी तीसरी विशेषता है कि प्रबंध पेशे के रूप में कैसे। प्रबंध पेशे के रूप में इसकी जो तीसरी विशेषता थी, प्रबंध पेशे के रूप में कैसे। विद्यार्थियों, पेशे के रूप में प्रबंध को जानने से पहले हम पेशा क्या है, वास्तव में पेशे का अर्थ तो समझना जरूरी है ना। पेशे को अगर हम सरल शब्दों में कहें तो उस आर्थिक क्रिया से है जो एक विशेष ज्ञान, एक कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की निष्पक्ष सेवा करने के लिए की जाती है। एक ऐसा पेशेवर व्यक्ति जिसमें एक विशेष ज्ञान होना चाहिए, कुशलता प्राप्त व्यक्ति हो, जो समाज के विभिन्न वर्गों के लिए निष्पक्ष सेवा करने के लिए जो सेवा की जाती है वो पेशा कहलाता है। ये एक आर्थिक क्रिया होती है। आर्थिक क्रिया से मैंने आपको पहले बता दिया था धन। अब हमारे दिमाग में विचार उठेगा कि ये निष्पक्ष सेवा कर रहा है, क्या ये धन अर्जित करेगा। विद्यार्थियों गौर करें, बिल्कुल ये धन अर्जित करेगा। इसके लिए मैं आपको सारणी के माध्यम से समझाऊंगा। एक पेशेवर व्यक्ति कौन होता है? जो उचित डिग्री हासिल करता है और प्रोफेशनल कोर्स कर कर अपने आप को कुशलतापूर्वक योग्य बनाता है, वो ही पेशेवर व्यक्ति होता है। जैसे कि डॉक्टर, वकील, टीचर, ये सब एक पेशेवर व्यक्ति है। डॉक्टर समाज के लिए निष्पक्ष सेवा तो करता है मगर एक उचित फीस भी लेता है, मगर वो प्रोफेशनल कब बनता है? क्योंकि एक प्रशिक्षण कर कर, एक उचित डिग्री हासिल कर कर वो पेशेवर व्यक्ति बनता है। अब प्रबंध पेशे के रूप में कैसे हैं उसको भी जानने का हम प्रयास करेंगे। मानव के द्वारा दो एक्टिविटीज होती है, एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि धन अर्जन करना बिजनेस के द्वारा, पैसे के माध्यम से और रोजगार कहीं कार्य कर कर। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सोशल, सामाजिक संबंधों के रूप में काम करना, धार्मिक संगठनों के रूप में काम करना। इस रूप में अगर हम देखा जाए तो बिजनेस को और प्रोफेशन को इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर डाला गया है। तो बिजनेस के अंदर भी आदमी धन कमाता है, पेशे के अंदर भी धन कमाता है, मगर पैसा एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जो विशेष ज्ञान होना चाहिए आपके पास। कुशलता व्यक्ति को तभी मिलती है जब वो विशेष ज्ञान का धनी होता है। और मैंने आपको उदाहरण के तौर पर समझा दिया कि वो डॉक्टर होता है, वकील होता है, टीचर होता है। अब ये प्रबंध को कैसे अपनाएंगे और प्रबंध में पैसे की क्या भूमिका रहती है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों गौर करें, पैसे को अलग अलग रूप में परिभाषित किया गया है। विद्यार्थियों गौर करें, पैसे को अलग अलग रूप में कैसे परिभाषित किया गया, पहले हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। सन 1928 में एक प्रबंध शास्त्री हुए सैंडर्स, जिन्होंने प्रबंध को पैसे के रूप में एक परिभाषा दी। प्रबंध संभवतः वो व्यवसाय है जो बौद्धिक अध्ययन एवं प्रशिक्षण पर आधारित है और जिसका उद्देश्य फीस या वेतन लेकर दूसरों को प्रवीण सेवाएं देना है। पैसे को प्रबंध के आधारित पर यह समझाया कि जो एक बौद्धिक अध्ययन है, यानी कि एक मेंटल एक्चुअलिटी, माइंड, जो मानसिक रूप से एकदम तैयार व्यक्ति जो प्रशिक्षण पर आधारित हो, जिसका उद्देश्य फीस या वेतन लेकर दूसरों को प्रवीण सेवा देना हो। तो पैसा एक ऐसा व्यवसाय है, गौर करें विद्यार्थियों, पैसे को व्यवसाय के रूप में कैसे देखेंगे। एक ऐसा व्यवसाय है जिसके लिए विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, आपके पास दक्षता होनी चाहिए, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इन दक्षता का प्रयोग समाज के हितों के लिए होता है और इनका उपयोग ही सफलता है। केवल मुद्रा या धन कमाने में नहीं मापी जाती है। ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ धन कमाना है, मगर समाज के लिए भी कुछ करना है। और पैसे को एक व्यवसाय के रूप में हम लेते हैं कि उसमें विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, दक्षता होनी चाहिए, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। विद्यार्थी गौर करें, हम व्यवसाय और पैसे को अलग रूप में कैसे देखेंगे उसको मैं आपको समझाता हूँ। देखें, गौर करें, व्यवसाय का प्रारंभ कैसे होता है? उद्यम के निर्णय लेकर। एक उद्यमी जोखिम को लेकर इस व्यवसाय को प्रारंभ करता है, उसमें लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है, मगर पैसे का प्रारंभ डिग्री प्राप्त करने के बाद ही होता है, एक उचित प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद, एक उचित कुशलता प्राप्त करने के बाद होता है। योग्यता, कोई योग्यता निर्धारित नहीं होती है। अनपढ़ आदमी भी व्यवसाय प्रारंभ कर सकता है, मगर पैसा करने के लिए आपके पास पेशेवर डिग्री होनी जरूरी है। सीए बनने के लिए आपके पास सीए की डिग्री होनी चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए।
विनियोग, क्या विनियोग होता है? व्यवसाय के अंदर बहुत बड़ी पूंजी लगानी पड़ती है, मगर यहाँ पैसे के अंदर सीमित पूंजी। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट तो अपनी ऑफिस लगा रहा है, तो एक बार उसे छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद निरंतर फीस के माध्यम से अपने पैसे को चलाता रहेगा। इसका उद्देश्य अगर देखा जाए तो लाभार्जन, प्रॉफिट कमाना है, और इसका उद्देश्य देखा जाए तो ये सिर्फ एक सेवा देना है जो फीस के माध्यम से फीस लेकर दी जाती है। ये क्या अपनी रुचि को स्थानांतरण कर सकता है? हाँ, एक व्यवसायी अपने व्यवसाय को दूसरे को स्थानांतरित कर सकता है, दूसरा व्यापारी आकर उसे चला सकता है, पॉसिबल है। मगर पैसे में एक व्यक्ति अपनी डिग्री किसी दूसरे को देकर कार्य नहीं करवा सकता। अगर दे दी जाएगी डिग्री तो निश्चित आपको पता ही, अगर एक डॉक्टर अपनी डिग्री दूसरे आदमी को जिसने MBBS नहीं की अगर दे देता, वो किसी रोगी को ऐसा उपचार देगा वो रोगी ही मर जाएगा। गौर करें विद्यार्थी, व्यवसाय के बदले में क्या प्राप्त होता है? लाभ का अर्जन होता है, और पैसे में एक फीस निश्चित जो शुल्क प्राप्ति होती है विद्यार्थी। अब हम प्रबंध कैसे करें ताकि पैसा आज प्रबंध की व्यवस्थाओं को उभार सके? तो इसलिए आज के युग में पैसे की बहुत भूमिका रह रही है प्रबंध में। विद्यार्थियों गौर करें, तो पैसे की हम कुछ विशेषताएं देखते हैं जो मैकफेरल एक प्रबंध शास्त्री हुए जिन्होंने पैसे की 5 विशेषताओं को बताया। पैसे में ज्ञान की विद्वानता होनी जरूरी है। एक सफल पेशेवर व्यक्ति वही होता है जिसके पास क्या होता है? ज्ञान होता है। ज्ञान के बिना एक व्यक्ति पेशेवर नहीं कहलाता है। ज्ञान होना चाहिए, उसके अंदर चातुर्यता होनी चाहिए। औपचारिक रूप में ज्ञान की प्राप्ति हो। विद्यार्थियों, औपचारिक रूप में ज्ञान की प्राप्ति से मतलब ये है कि वो व्यक्ति MBBS की वास्तव में डिग्री करके आया हो, इंजीनियरिंग की वास्तव में डिग्री करके आया हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट की वास्तव में डिग्री करके आया हो, वो औपचारिकता निभा रहा हो। औपचारिक के आधार पर वो एक पेशेवर व्यक्ति है, ना कि एक फर्जी व्यक्ति है। प्रतिनिधि संस्था, विभिन्न प्रकार की जो प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव संस्था है उसके अंदर वो कार्य करता हो, उसका अच्छा ज्ञान के आधार पर वो संस्था को रिप्रेजेंट करता हो। एक प्रतिनिधि संस्था जो पेशेवर की विशेषता है। नैतिक आचार संहिता यानी कोड एवं कंडक्ट, नियमों का पालन कर कर नैतिकता हो, उसके अंदर एक इथिक्स की भावना हो, वो एक सफल पेशेवर व्यक्ति कहलाता है। सेवा की प्रकृति, उसके अंदर हमेशा समाज के प्रति सेवा योग्य योजना होनी चाहिए, ना कि वो सिर्फ धन अर्जन करने के लिए अपने आप को प्रबल बनाता हो। तो ये पैसे की विशेषताएं थी। ये रिसर्च करके प्रबंध शास्त्री हुए जिन्होंने पैसे को विभिन्न श्रेणियों में बांटा। उन्होंने अलग अलग प्रकार से बांटा, मगर अगर कहा जाए तो पैसा के अंदर जो प्रबंध की भूमिका है वो भावी पैसे से बताया गया। कहीं ना कहीं प्रबंध पैसे के रूप में सही ढंग से नहीं उभरा, क्योंकि कई प्रबंध शास्त्रियों ने इसकी आलोचना भी की। तो प्रबंध को भावी पैसा बताया गया। तो प्रबंध के विभिन्न प्रकार में जो पैसे की स्थिति है उसको मैं समझाता हूँ। जैसे स्थापित पैसे के अंदर किसे लिया गया? ज्ञान की शाखा पर आधारित, जिसके अंदर क्या हो? डॉक्टर हो। स्थापित पैसा जिसमें ज्ञान हो, ज्ञान की शाखा पर आधारित हो, जिसमें डॉक्टरों को लिया गया। नवीन पैसा नए विषयों पर आधारित। अब जो ये पैसा है जो नए नए विषयों पर आधारित होता है उसे नवीन पैसा कहा गया, जिसमें रसायन शास्त्र, समाजशास्त्र आदि को लिया गया। अर्ध पैसा, ये प्राविधिक ज्ञान जो विधि के अनुसार ज्ञान हो, जैसे कि नर्स, प्रयोगशाला, सहायक आदि को लिया गया। भावी पैसा यानी आधुनिक व्यवसायिक तकनीक पर आधारित, जो आधुनिक व्यवसाय जो चल रहा है उसकी तकनीकों के आधारित, उस कला के ऊपर आधारित, जैसे प्रबंध के रूप में देखा गया, ये भावी पैसा प्रबंध के रूप में लिया गया। सीमांत पैसा प्राविधिक दक्षता पर आधारित, एक प्राविधिक एफिशिएंसी होनी चाहिए, जैसे कि हम टाइपराइटर कह सकते हैं, एक ड्राफ्ट रजिस्टर कह सकते हैं। एक सीमांत इस पैसा, इसमें प्राविधिक दक्षता ली गई। विद्यार्थी गौर करें। चौथा इसका है प्रबंध की सार्वभौमिकता। हमने प्रबंध को बहुविद्या के रूप में समझा, प्रबंध को कला और विज्ञान के रूप में समझा। प्रबंध को कला और विज्ञान के रूप में समझने के बाद प्रबंध को पैसे के रूप में समझा। पैसे और व्यवसाय को हमने अलग अलग किया। अब हम प्रबंध की सार्वभौमिकता को समझेंगे। प्रबंध की सार्वभौमिकता से हम समझते हैं कि प्रबंध यूनिवर्सल है, हर जगह इसकी भूमिका रहती है। तो ज्ञान का सर्वत्र एक जगह एक समान लागू होना, ज्ञान का सर्वत्र यानी हर जगह एक जगह एक समान लागू होना, यानी ज्ञान हर स्थिति में एक समान लागू हो, ये होना क्या निश्चित था?
इसके बारे में बात की गई। अंत में 2 तर्क आपके सामने आए कि ये लागू होगा, ज्ञान हर जगह हर परिस्थिति में एक समान लागू होगा या लागू नहीं होगा। तो सार्वभौमिक है, इसके पक्ष में एक प्रबंध शास्त्री हुए जिन्होंने तर्क दिए, थियो हेमन करके प्रबंध शास्त्री हुए। विद्यार्थी कौन है? थियो हेमन। ये ऐसे हेमन थे जिन्होंने सार्वभौमिक प्रबंध की ज्ञान की पुष्टि इन्होंने समान स्थिति में लागू होने बताई, सार्वभौमिक बताई। इनके तर्क थे थियो हेमन के। प्रबंध की प्रक्रिया एक ऐसे संगठन में प्लानिंग यानी योजना बनाते हैं, संगठन निर्देशन यानी डायरेक्शन देते हैं, नियंत्रण कंट्रोल करते हैं, ये हर संगठन में लागू होती है। विद्यार्थियों गौर करें, इन्होंने ये तर्क दिया कि प्रबंध की जो प्रक्रिया होती है वो हर संगठन में लागू होती है। जैसे योजना बनाना, निर्देशन देना, नियंत्रण करना, नियुक्ति करना, ये सभी संगठनों या देश में एक समान पाई जाती है। इसलिए इन्होंने प्रबंध की सार्वभौमिकता के पक्ष में तर्क दिए। फिर इन्होंने बताया कि विद्यार्थियों गौर करें, प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक है। प्रबंध के सिद्धांत तो सार्वभौमिक है, यद्यपि इन सिद्धांतों का प्रयोग करते समय देश या संगठन का विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए। इनके सिद्धांत सार्वभौमिक है, मगर इसका प्रयोग करते समय देश या संगठन को विशेष जो परिस्थितियाँ आती है, हर देश की अलग अलग परिस्थिति होती है, उसको ध्यान में रखकर ही उपयोग किया जाए। अतः इन विचारों में ये सार्वभौमिकता के पक्ष में थे। 2 पक्ष थे इनके। प्रबंध की प्रक्रिया यानी अगर योजना बनाओगे, आप निर्देशन करोगे, नियंत्रण करोगे, वो हर संगठन में करनी ही करनी है। तो इन्होंने बोला कि ये प्रबंध की प्रक्रिया सार्वभौमिक है। उन्होंने बोला कि जो सिद्धांत है प्रबंध के वो हर क्षेत्र में काम आएंगे, मगर विशेष परिस्थितियों को ध्यान में देखते हुए, देश की विशेष अलग अलग देशों की अलग अलग परिस्थितियों को ध्यान में देते हुए इन्होंने सार्वभौमिकता बताई कि हर जगह प्रबंध लागू होता है। फिर इनके विपक्ष में तर्क आए जो स्टीफन रॉबिन्सन, एक सन करके हुआ स्टीफन रॉबिन्सन, जिन्होंने पक्ष में तर्क दिए। वो कौन हुए थे? वो हुए थियो हेमन। और विपक्ष में तर्क देने वाले आए स्टीफन रॉबिन्सन। ये कहते हैं कि प्रबंध की सार्वभौमिकता नहीं होगी। विद्यार्थियों, हर जगह प्रबंध अपने आप में अपने नियमों को लागू नहीं कर सकता है। इन्होंने बोला कि प्रबंध में 5 दर्जन यानी 1 दर्जन के अंदर 12 यानी कि 12 60 से अधिक सिद्धांत हैं जो अधिकांश परिस्थितियों में लागू होते हैं, किंतु सार्वभौमिक नहीं कहा जा सकता। अधिकांश परिस्थितियों में तो लागू हो जाएंगे, कोई भी संगठन है उसमें नियोजन कर लो, नियंत्रण कर लो, ऐसे सिद्धांत तो लागू हो जाएंगे, मगर हर कोई नियम जो 60 नियम है वो लागू नहीं होंगे। फिर अमेरिका में प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांतों को विश्व के सभी देशों में समान रूप में लागू नहीं किया जा सकता। अमेरिका में कुछ सिद्धांत प्रतिपादित हुए। इनका तर्क था कि प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत विश्व के सभी देशों में समान रूप से लागू नहीं किए जा सकते हैं। हॉलैंड के शोधकर्ता हुए, एक हॉलैंड के रहने वाले गिर हॉफस्टेड ने 1980 के दशक में 40 देशों की प्रबंध प्रणालियों का अध्ययन किया। विभिन्न प्रकार के जो प्रबंध की प्रणालियाँ थी, विभिन्न प्रकार के प्रबंध के सिद्धांत थे, 40 देशों का उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन कर एक निष्कर्ष निकाला कि मानवीय विशेषताएं विभिन्न देशों की अलग अलग है। सब मानव की प्रकृति अलग है। कोई अपने संगठन में किस प्रकार प्रबंध करना चाहता है, किसके संगठन की कैसी प्रबंध करने की योग्यता होगी, सबकी अलग अलग निष्पक्षता होती है। सब जैसे अपने विभिन्न प्रकार के स्कूल्स होते हैं, हर स्कूल्स की पढ़ाई अलग अलग होती है, इसमें डिसिप्लिन्स अनुशासन की व्यवहारिकता होती है, तो सबका प्रबंध अलग अलग है। तो उन्होंने 40 देशों के प्रबंध प्रणालियों का अध्ययन किया और उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि सभी देशों की मानवीय विशेषताएं विभिन्न देशों की अलग अलग हैं, इसलिए अमेरिका प्रबंध सिद्धांत सर्वत्र लागू नहीं किए जा सकते। तो यहाँ सार्वभौमिकता भी वापस यहाँ खत्म हो रही है कि प्रबंध में सार्वभौमिकता एक दृष्टि से निहित नहीं है विद्यार्थियों, बल्कि प्रबंध में सार्वभौमिकता निहित हो सकती है। उसके लिए क्या होना जरूरी है? उसके लिए अगर प्रबंध की इस सिद्धांत का लागू होना या ना होना 3 कारकों पर निर्भर करता है। वो कारक उन्होंने बताए, देश या संगठन की संस्कृति, उस देश की संस्कृति कैसी है, उस देश का व्यवहार कैसा है, उस देश की परिस्थितियाँ कैसी है, संस्कृति को ध्यान में रखते हुए संगठन का उद्देश्य क्या है, संगठन लाभ को अर्जन करना चाहता है या व्यक्तिगत वो किस विचारों पर चलना चाहता है, उस संगठन के उद्देश्य के अनुसार, और संगठन का प्रबंधकीय दर्शन, किस प्रकार उनकी मैनेजरियल डायरेक्शन है, किस प्रकार वो प्रबंध अपने कार्य को निरूपण करता है। ये तीनों प्रकृति के आधार पर हम प्रबंध को सार्वभौमिकता पर अपना सकते हैं। विद्यार्थियों गौर करें।